जरा सोचिए, एक ऐसे सीधे साधे आदमी के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नैया पार लगाने में लगा दी। अपनी पूरी ताकत, सारे बढ़िया मौके, सब कुछ उन लोगों की थाली में परोस दिया जिन पर वो अपनी जान छिड़कता था। लेकिन भाई साहब, ठीक उसी मोद्दा पर जब वो अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने ही वाला था, उन्हीं 9 एम्प्रेसेस ने, जिनके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आपस में गुटबाजी की, उसे ऐसा गंदा धोखा दिया कि सीधे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो मरा नहीं, बल्कि सीधे पास्ट में पहुंच गया, यानी उसका रिग्रेशन हो गया। और ट्विस्ट देखिए बॉस, सिर्फ वो अकेला नहीं, बल्कि वे 9 की 9 एम्प्रेसेस भी अपनी पुरानी खोपड़ी और सारी कड़वी यादों के साथ अतीत में वापस आ गई। पर इस बार कहानी सिर्फ जान बचाने की नहीं है। इस बार भाई का सवाल सिर्फ एक है, मेरे बिना तुम सब कितनी दूर तक उड़ पाती हो, जरा मैं भी तो देखूं। चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें 9 आसमानों, 9 हेवंस के बिल्कुल टॉप का नजारा दिखाया जाता है। भाई क्या कड़क जगह है, चारों तरफ हरियाली फैली है, चमचमाते पहाड़ चमक रहे हैं और हवा में ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी तैर रही है कि देखकर ही लगे ये जगह हम जैसे आम इंसानों के बस की बात नहीं है। इसी आलीशान जगह पर बने एक बड़े से सेक्ट के आलीशान गेट के पास एक बूढ़ा बुजुर्ग जोर से चिल्लाकर अनाउंसमेंट करता है कि आज हमारे 9 लाइफ वेनरेबल अपने दांव को साबित करेंगे और सीधे भगवान बनने यानी सेजहुड की कगार पर पहुंचेंगे। वो चिल्लाकर कहता है कि यह सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे सेक्ट के लिए एक तगड़ा आशीर्वाद है। बूढ़ा आगे बोलता है, आज तुम लोग वो करिश्मा देखोगे जो शायद अपनी पूरी लाइफ में दोबारा कभी ना देख पाओ। चश्मा साफ करके देख लो, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। फिर वो पूरे भौकाल के साथ कहता है, तो चलिए दिल थाम के स्वागत कीजिए हमारे हेवनली वेनरेबल 9 लाइफ का, और शुरू करते हैं महापरीक्षा यानी ट्रिबुलेशन। जैसे ही बूढ़े की कमेंट्री खत्म होती है, सेक्ट का भारी भरकम गेट धीरे धीरे खुलता है और हमारा एमसी अपनी 9 क्वींस के साथ एंट्री मारता है। भाई की चाल, चेहरे के एक्सप्रेशंस और उसका ऑरा इतना कड़क था कि फालतू बकवास कर रही भीड़ की बोलती तुरंत बंद हो गई। सच कहें तो पहली नजर में उसका स्वैग देखकर अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाए, लेकिन तभी पीछे खड़े कुछ पिद्दी से चेले डिसिपल्स एमसी की शानो शौकत देखकर आपस में कानाफूसी और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। ये सुनते ही पास खड़े एल्डर्स का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे उन्हें डांटते हुए कहते हैं, बेटा बत्ती सी बंद रखो और बड़ों की इज्जत करना सीखो। अगर इस आदमी का दिमाग जरा सा भी सटका ना, तो ये अकेला ही तुम्हारे पूरे खानदान को नक्शे से मिटा सकता है। याद है ना, पास्ट में इसने अकेले ही याओ कबीले को धोया था और पूरे डीमन डोमेन का कबाड़ा कर दिया था। ये सुनते ही उन चेलों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और सब दुम दबाकर शांत हो जाते हैं। इसी बीच आसमान में बिजली कड़कने लगती है, बादल गरजते हैं और असली तबाही वाला माहौल बन जाता है। पर अपना हीरो बिना किसी डर के चौड़े में सीधा उस कड़कती बिजली के बीचों बीच वॉक करने लगता है। देखने वालों के तो तोते उड़ जाते हैं। तभी अचानक उस कड़कती बिजली के बीच से एक पुराने जमाने के खड़ूस बुजुर्ग प्रकट होते हैं। उनके आते ही माहौल इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। इसे देखकर अपना एमसी भी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है कि अरे ये क्या बला है। तभी एक लड़की कांपती हुई आवाज में बोलती है, अरे बाप रे, ये तो हेवनली वेनरेबल गुजिंग है, सदियों पुराना सबसे खतरनाक विलेन। लोग डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं, पर कुछ अति उत्साही एल्डर्स को अभी भी लगता है कि हमारा 9 लाइफ वेनरेबल तो अजेय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अपना एमसी बिल्कुल कूल होकर गुजिंग से पूछता है, हाँ भाई तो शुरू करें फिर। गुजिंग भी एकदम कड़क चेहरा बनाकर बोलता है, शुरू करो। फिर क्या, दोनों के बीच भयंकर लात घूंसे और धमाके शुरू होते हैं। टक्कर इतनी डेंजरस थी कि स्पेस भी टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। चारों तरफ दिवाली जैसे पटाखे फूट रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आसमान अभी सिर पर गिर जाएगा। पर अजीब बात देखिए, पीछे खड़ी एम्प्रेसेस के चेहरे पर रत्ती भर भी टेंशन नहीं थी। वे तो आपस में कानाफूसी कर रही थी। अरे हम तो इसी शुभ घड़ी का कब से इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक शातिर मुस्कान थी। तभी गुजिंग अपनी दाव ऑफ टाइम वाली जादुई ट्रिक खेल देता है। एल्डर्स सीरियस होकर समझाते हैं कि इस तकनीक से गुजिंग के क्लोन्स अलग अलग टाइमलाइंस में जाकर एमसी को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। अगर वो किसी एक भी टाइमलाइन में जीत गया तो यहाँ खड़े असली एमसी का काम तमाम हो जाएगा। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। इसे देखकर एक एम्प्रेस के चेहरे पर एक दुष्ट वाली चमक आती है, मानो उसका असली कमीनापन अब छुपाए नहीं छुप रहा था। लेकिन अपना एमसी अभी भी फुली कॉन्फिडेंट था। वो कहता है, चाल तो अच्छी है बॉस, पर आई एम सॉरी, हर टाइमलाइन में अपुन का ही सिक्का चलता है। तभी गुजिंग जोर से हंसता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, बेटा ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैंने तुम्हें हर टाइमलाइन में पहले ही निपटा दिया है। यह सुनते ही एमसी को ऐसा झटका लगता है मानो 440 वोल्ट का करंट लगा हो। उसका शरीर कांपने लगता है, ताकत गायब हो जाती है और वो सीधे जमीन पर ढह जाता है। एमसी सोच में पड़ जाता है कि साला ये हुआ कैसे। तभी गुजिंग राज खोलता है कि भले ही तुम बाहुबली हो, पर तुम्हारे शरीर में पहले से ही इन्यांग डाओ डवोरिंगू नाम का कीड़ा जहर बोया जा चुका था, इसीलिए तुम्हें मारना बच्चों का खेल था। एमसी को झटका लगता है और वो धीरे से अपनी एम्प्रेसेस की तरफ मुड़ता है। वो भारी आवाज में पूछता है, ये मत कहना कि तुम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता था। पर सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वे सारी की सारी इस तरह ठाके मारकर हंस रही थी जैसे कोई बढ़िया कॉमेडी शो चल रहा हो। पता चलता है कि ये जहर सिर्फ रोमांस के जरिए ही शरीर में डाला जा सकता था। गुजिंग ठंडे स्वर में कहता है, गेम तो पहले से फिक्स था बाबू, तुम ठहरे इमोशनल फूल, और जिन औरतों पर तुमने भरोसा किया उन्हीं ने तुम्हारी लंका लगा दी। एक एम्प्रेस जोर से हंसकर कहती है, अरे कैसा प्यार, हम तो तुम्हारी इस भयानक ताकत के साये में घुट घुट कर जी रहे थे।
हमें तो आजादी चाहिए थी। दूसरी उसे तान मारती है कि अगर तुम मेरी लाइफ में टांग न अड्ढाते तो मैं अपनी नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जी रही होती। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। वे सब अपनी शक्तियां निकालकर उसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाती हैं और खुद को बेचारी और एमसी को एक नंबर का राक्षस साबित करने के लिए सारी बातों को तोड़ मरोड़ देती है। एमसी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से और दर्द में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो दहाड़ता है, मेरे बिना तुम सब सड़क पर कटोरा लेकर घूमती, एम्प्रेस बनना तो दूर की बात थी, मैंने तुम्हें पलकों पर बिठाया और तुमने यह सिला दिया। जैसे ही वो उन पर काउंटर अटैक करने जाता है, गुजिंग पीछे से खंजर घोंप देता है। एमसी कराहते हुए कहता है, अगर मैं मरूंगा तो तुम सबको अपने साथ नर्क लेकर जाऊंगा। ये सुनकर एम्प्रेसेस की चीखें निकल जाती हैं। अरे भागो, ये पागल अपना कल्चरेशन बेस ब्लास्ट कर रहा है, सबको ले डूबेगा। गुजिंग ये सब देखकर सोचता है कि यार, जहर देकर हराने में वो मजा नहीं आया। ये बंदा एक और मौके का हकदार है। वो अपना टाइम व्हर्लपूल, समय का बवंडर चलाता है और एमसी समेत उन 8 देवियों को अंदर खींच लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चलो भाई अगले राउंड में मिलते हैं। और इसी के साथ टाइम एंड स्पेस रिवर्सल तकनीक से सबकी आत्माएं 50 साल पीछे भूतकाल में पहुंच जाती हैं। सीन बदलता है और हम पास्ट में पहुंच जाते हैं। अपना हीरो लुइस सदमे में इधर उधर देखता है। सब कुछ जाना पहचाना पर थोड़ा अलग है। उसके सामने उसकी पहली एम्प्रेस छुलिंग खड़ी है, जो फ्यूचर में स्वॉर्ड मेडन बनने वाली थी, पर अभी बेचारी एक मामूली नौकरानी है। टाइम ट्रेवल के चक्कर में उसका सिर चकरा रहा है। वो लुइस को देखते ही भूत देखने की तरह चीखती है, ए डेविल मास्टर, क्या मैं पास्ट में आ गई? लुइस मन ही मन मुस्कुराता है कि चलो इसकी भी याददाश्त बची है। वो मन ही मन गुजिंग को थैंक यू बोलता है। फिर वो आराम से अपने मोजे उतारता है। स्वॉर्ड मेडन कंफ्यूज्ड है कि ये क्या ड्रामा है। लुइस अपने पैर आगे बढ़ाता है और बड़े नवाबों की तरह कहता है, चल मेरे पैर धो। वो एकदम सन्न रह जाती है, पर कांपते हाथों से चुपचाप उसके पैर धोने लगती है। लुइस सोचता है कि इसे तो मैं अभी यमराज के पास भेज सकता हूँ, पर मौत तो बहुत आसान सजा होगी। इसे मैं जिंदा रखूंगा ताकि यह देख सके कि मेरे बिना इसकी जिंदगी कितनी बड़ी कबाड़ बनती है। वो उससे कूल होकर कहता है, सपना नहीं देख रही हो मैडम, हम सच में पास्ट में आ चुके हैं। वो चौंक कर पूछती है, हम सब? लुइस उसकी बात काटते हुए कहता है, हाँ सब कुछ सच है। वो जो तुमने उस दिन बकवास की थी ना, मुझे उसका एक एक शब्द याद है। उसका एटीट्यूड अभी भी कम नहीं हुआ था। वो पूछती है, तो अब क्या? लुइस एक विलेन वाली स्माइल के साथ कहता है, सिर्फ एक शब्द, बहुत हुआ, इनफ। फिर वो कहता है, तुम्हें आजादी चाहिए थी ना, जा जी ले अपनी जिंदगी, आज से तू आजाद है। लुइस उठता है, एक दराज से उसका लाइफ टैबलेट, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड निकालता है और कहता है, इसे देख रही है, क्या है ये? वो झिझकते हुए कहती है, ये मेरी लाइफ टैबलेट है। अगले ही पल लुइस बिना किसी इमोशन के उसे वहीं स्वाहा कर देता है। टैबलेट राख बन जाती है। लुइस ठंडे स्वर में कहता है, लो भाई, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब तुम पूरी तरह आजाद हो, जब मर्जी अपने सच्चे स्वॉर्ड मैनर भाग जाओ। ये देखकर स्वॉर्ड मेडन के तो होश उड़ जाते हैं। फिर भी वो खुद को संभाल कर पूछती है, लुइस, तुम्हारे पास 9 जिंदगियां, 9 लाइव्स थी, फिर तुमने पहली ही लाइफ में खुद को बम की तरह क्यों उड़ा लिया? पर लुइस अब उससे फालतू बात नहीं करना चाहता। वो गुस्से में चिल्लाता है, अपने काम से काम रख और यहां से दफा हो जा। स्वॉर्ड मेडन भी पैर पटकते हुए निकलने लगती है और जाते जाते धमकी देती है, ठीक है, अब जब हम सबका पुनर्जन्म हो गया है तो इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। चलते चलते वो सोचती है, लुसिस, मेरे पास इननेट स्वॉर्ड बॉडी है, अगर तेरी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद न हुई होती तो मैं आज क्वीन होती। बाहर निकलते ही वो इमोशनल होकर ड्रामा करती है, पिताजी, माँ, भाई, आपकी बेटी वापस आ रही है। पीछे से लुइस उसे जाते हुए देखता है और फिर से वही विलन वाली स्माइल के साथ बड़बड़ाता है, एक लालची बाप, एक बेशर्म माँ, एक कचरा भाई और ये बेचारी लड़की। बेटा, एक बार घर जाओ, तब पता चलेगा कि असली शैतान की गुफा, डेविल्स केव, किसे कहते हैं। इस लाइफ में मैं किसी पर दया नहीं करने वाला। अब मैं इन 8 औरतों के चक्कर में नहीं पड्डी डूंगा, बल्कि इससे भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचूंगा। जैसे ही लुइस कमरे का दरवाजा बंद करने जाता है, तभी धड़ाम, एक लंबी सी लात दरवाजा तोड़कर सीधे अंदर आती है और उस पर अटैक करती है। लुइस देखते ही समझ जाता है, फेरी रेड सिल्क, पर तुरंत खुद को सुधारता है, नहीं, इस लाइफ में इसका नाम अभी यू हैंगलिंग है। दरवाजा तोड़कर एंट्री मारने वाली लड़की गुस्से में लाल पीली होकर चिल्लाती है, लुसिस, आज तो मैं तेरा काम तमाम करके ही रहूंगी। लेकिन अपना लुसिस भाई प्रो प्लेयर है। वो बिना किसी जादू टोने के एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ता है, उसे हवा में उठाता है और सीधे उसके पैर से उसे उल्टा लटका देता है। यू हैंगलिंग को समझ ही नहीं आता कि साला सीन इतनी जल्दी पलट कैसे गया। लुइस उसके चेहरे के पास आकर डरावनी आवाज में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाओ। उसने उसे ऐसे लॉक किया कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो हकलाते हुए बोलती है, क्या कर रहे हो तुम? पर लुइस का मूड उसका कत्ल करने का नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इस लड़की का फ्यूचर भी आगे जाकर फ्लॉप ही होने वाला है। वो ठंडेपन से कहता है, आज तुम अपने नाजुक हाथों से मेरा ये दरवाजा ठीक करोगे, और अगर नहीं किया तो गर्दन मरोड़ कर यही गेम ओवर कर दूंगा। उल्टी लटकी होने के बावजूद वो कांपती आवाज में एटीट्यूड दिखाती है, मैं नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी वजह से सब खराब ना हुआ होता तो मैं आज अपने क्रश के साथ होती। यह सुनकर लुइस हंसता है और कहता है, तो इस लाइफ में भी उसे ढूंढने के लिए तुम्हें अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी, है कि नहीं? ये सुनते ही लड़की की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो कांपते हुए कहती है, अच्छा बाबा, ठीक है, मैं दरवाजा ठीक कर दूंगी, मुझे छोड़ो। लुइस उसकी गर्दन थोड़ा और दबाता है। वो मन ही मन सोचती है, धत तेरे की, पास्ट में आने के बाद भी मैं इस राक्षस को नहीं हरा पा रही। जब वो पूरी तरह सरेंडर कर देती है
तो लुइस उसे किसी कीड़े मकोड़े की तरह जमीन पर पटक देता है और कहता है चलो काम पर लग जाओ, और अगर मेरे आने तक दरवाजा ठीक नहीं मिला तो समझो तुम गई। यू हांगलिंग किसी तरह खड़ी होती है और लाचारी में चिल्लाती है, लुइस पिछले जन्म में हम दाओ कंपेनियंस पति पत्नी जैसे थे, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो। लुइस बिना किसी इमोशन के बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहता है, वो पिछला जन्म था मैडम, इस लाइफ में तुम और मैं एक दूसरे के लिए नोबड़ी हैं। ये बात उसके दिल पर सीधे तीर की तरह लगती है और वो गुस्से और बेइज्जती का घूंट पीकर रह जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक बेहद खूबसूरत गार्डन में जहां रंग बिरंगे फूल खिले हैं और हवा में बढ़िया आध्यात्मिक वाइब्स हैं। लुइस वहां वॉक करते हुए पहुंचता है जहां एक परियों जैसी खूबसूरत महिला पौधों को पानी दे रही है। ये और कोई नहीं बाइट सुलोंग है। लुइस के कदम रखते ही वो उसे भांप लेती है। लुइस बड़े संस्कारी बच्चे की तरह बोलता है, प्रणाम मास्टर, लेकिन उसे देखते ही बाइट सुलोंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो सीधे मुद्दे पर आकर पूछती है, ये क्या तमाशा है, तुम्हारी 9 जिंदगियों में से अब सिर्फ एक ही जीवन, 1 लाइफ क्यों बचा है। अचानक आए इस गुगली सवाल से लुइस थोड़ा सकपका जाता है और अपना सिर खुजलाते हुए बहाना बनाता है, वो एक्चुअली मास्टर मेरी स्किल्स थोड़ी कम पड़ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना शॉर्टकट मारूं और मैंने अपनी 9 जिंदगियों को मिलाकर एक कर दिया, इसीलिए अब एक ही बची है। बाइट सुलोंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसे घूरते हुए कहती है, मैंने उस खतरनाक पावर को दबाने का तरीका ढूंढ लिया है, इसीलिए पिछले जन्म की बातों को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, हम वो बकवास दोबारा नहीं होने देंगे। फिर वो और कड़क आवाज में कहती है, और अगर दोबारा तुम्हारे दिमाग में ऐसे गंदे विचार आए ना तो मैं तुम्हें इसी सेक्ट से हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगी। लुइस शरीफ बच्चा बनकर कहता है, जी मास्टर, आपकी बात सीधे दिल पर लग गई। बाहर से तो वो आज्ञाकारी बन रहा था, पर अंदर ही अंदर वो हंसकर सोच रहा था, घंटा तुमने तरीका ढूंढा है, अगर मैंने उस समय वो सारा झर अपने शरीर पर न झेला होता तो तुम आज इस सेक्ट में मास्टर बनकर न बैठी होती। यहाँ ऑडियंस को समझ आता है कि यह बाइट सुलोंग भी पिछले जन्म की धोखेबाज एम्प्रेसेस में से एक थी जो अभी उसकी गुरु बनी बैठी है। सीन बदलता है और एमसी एक पहाड़ की चोटी पर अकेला बैठा है। वो नीचे की दुनिया को देखकर खुद से कहता है, दिस इज नॉट फेयर यार, मेरा कल्टीवेशन बेस गिरकर सीधे 5वें स्टेज 5th स्टेज पर आ गया है, मतलब अब फिर से स्क्रैच से पूरा गेम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। फिर वो धीरे से फुसफुसाता है, क्या मेरे पुराने दोस्त सिस्टम तुम अभी भी मेरे साथ हो। तुरंत उसके सामने एक डिजिटल स्क्रीन खुलती है और 3 ऑप्शंस आते हैं, कल्चरेशन, डिडक्शन, एनलाइटनमेंट। एक रोबोटिक सी सीरियस आवाज आती है, हाजिर हूं होस्ट, बोलिए क्या सेवा करूं। ये आवाज सुनकर लुइस की जान में जान आती है। वो मुस्कुराकर कहता है, चलो भाई शुक्र है तुम भी आ गए, पर एक बात बताओ, अब तुम्हें चलने के लिए एनर्जी या बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती क्या। एक प्यारी सी डिंग आवाज के साथ सिस्टम जवाब देता है, अपूर्ण अब खुद हेवनली डाओ भगवान का कानून बन चुका है, हमें एनर्जी की क्या जरूरत। लुइस सिर हिलाता है, बात तो सही है, पर यार तुम कुछ ज्यादा ही निर्दयी नहीं हो गए। वो मेरे सिर पर आसमान की सबसे खतरनाक आफत ट्रिब्यूलेशन गिराना क्या बहुत जरूरी था। सिस्टम बड़ी बेरुखी से जवाब देता है, बिल्कुल जरूरी था, आखिर तुम मेरे होस्ट हो तो तुम्हें तगड़ा चैलेंज देना मेरा फर्ज है। लुइस का मुंह छोटा हो जाता है। वो कहता है, हाँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है, चलो अब साधना कल्टीवेशन शुरू करते हैं। सिस्टम उसके ताने को इग्नोर मार के कहता है, यू आर वेलकम, और साधना शुरू हो जाती है। अब सीन जाता है सोर्ड मेडन चुलिंग की तरफ। वो बेचारी थकी हारी अपने घर ट्रू सोर्ड मैनर की लंबी लंबी सीढ़ियां चढ़ रही है। हर कदम पर उसकी सांस फूल रही है, पर किसी तरह वो टॉप पर पहुंचती है। गेट पर खड़े होकर वो हाँफते हुए कहती है, माँ बाबूजी मैं वापस आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि चलो अब घर आ गई तो सब ठीक होगा। पर गेट पर खड़ा गार्ड उसे देखकर चौंक जाता है, अरे ये भिखारी कहां से आ गई। वो अपनी तलवार आगे अड़ाकर चिल्लाता है, ए भिखारी चल निकल यहां से, इस आलीशान मैनर में तेरे जैसे कचरे के लिए कोई जगह नहीं है। चुलिंग कंफ्यूज होकर कहती है, अरे अंधे हो क्या, मैं कोई भिखारी नहीं, तुम्हारी बड़ी मालकिन चुलिंग हूं। ये देखकर कि वो पीछे नहीं हट रही, गार्ड अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाता है, बेशर्म औरत, बड़ी मालकिन का नाटक करती है। तभी चुलिंग जोश में आकर नंगे हाथ से उसकी तलवार की धार पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, ओए कालू गार्ड, मुझे ध्यान से देख, तू ही था ना जो मुझे बचपन में गोद में उठाकर टॉफियां दिलाता था, भूल गया। पर गार्ड उसका हाथ झटक देता है और चिल्लाता है, हटा हाथ, तेरा इस चू परिवार से खून का कोई रिश्ता नहीं है, तू वापस क्यों आई। अंदर ही अंदर वो गार्ड घबरा रहा था और सोच रहा था, ये बेवकूफ लड़की उस शैतान की मांद से बचकर आई है तो यहाँ दोबारा अपनी कब्र खुदवाने क्यों आ गई। चुलिंग रोते हुए कहती है कि भले ही मैं गोद ली हुई बेटी हूँ, पर मेरे माता पिता ने मुझे सगे बच्चों से बढ़कर प्यार दिया है। ये सुनकर दूसरा गार्ड चिल्लाता है, अरे हाँ यार, ये तो सच में बड़ी मालकिन है। चुलिंग वापस आ गई। पूरे घर में हल्ला मच जाता है। उसका सो कॉल्ड पिता मैनोर लॉर्ड चेहरे पर नकली चिंता का मुखौटा लगाकर बाहर दौड़ता है। पीछे उसकी बीवी भी आती है। चुलिंग दौड़कर अपने पिता के गले लग जाती है और रोने लगती है। उसकी माँ मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए पूछती है, कहाँ थी मेरी बच्ची। चुलिंग बताती है कि उसे एक सेक्ट ने किडनैप कर लिया था और वो जान बचाकर भागी है। तभी वहां एक और लड़का आता है और चुलिंग को देखते ही उसके पैर कांपने लगते हैं। वो राहत की सांस लेकर मन ही मन सोचता है, थैंक गॉड, मेरा बलि का बकरा
स्केपगोट वापस आ गया, अब मेरी जान बच जाएगी। ये नीच लड़का चूफी है जो छुलिंग का बड़ा भाई है। सीन फिर से लुइस पर आता है। वो फुल फोकस के साथ साधना कर रहा है। यहाँ पता चलता है कि ये जो दुनिया है वो सबसे कमजोर है और इसमें कई लेवल्स हैं। प्रेनेटल, पोस्ट नेटल, ची गैदरिंग, ओरिजिन कोर, शैटरिंग, इन्फेंट वॉइड, रिफाइनिंग और डॉ इंटीग्रेशन। पुराने एक्सपीरियंस के दम पर लुइस मात्र 15 दिनों में ची रिफाइनिंग के 9वें लेवल पर पहुंच जाता है और ओरिजिन कोर बनाने की तैयारी करता है। पर तभी अचानक उसका सिस्टम बिगड़ जाता है। छाती भारी हो जाती है, सांस अटकने लगती है और वो सीधे मुंह से खून फेंक देता है। वो बुदबुदाता है, ये क्या बकवास है, मेरी आधी पावर तो पत्थर जैसी जाम हो गई है। चेकिंग के बाद सिस्टम अनाउंस करता है, बॉस आपके अंदर सेलेस्टियल रिजिडिटी पॉइजन नाम का खतरनाक जहर मिला है। लुइस गुस्से में अपने दांत पीसता है कि साली कमीनी औरतें, उन्होंने सिर्फ वो कीड़ा ही नहीं डाला था बल्कि बैकअप के लिए ये जहर भी दिया था ताकि मैं कभी दोबारा लाइफ में आगे न बढ़ सकूं। पर उसकी आंखों में वही खतरनाक विलेन वाला लुक आता है। वो भूल गई कि अपूर्ण के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता बाकी है। वो सिस्टम से इलाज पूछता है। सिस्टम बताता है कि अगर तुम ओरिजिन कोर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाओ तो यह जहर अपने आप पानी बन जाएगा। लुइस को याद आता है कि पास्ट में उसने एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल, जादुई गोली बनाई थी जो इस लेवल को तुरंत पार करा सकती थी। पर अफसोस वो गोली उसने पिछले जन्म में प्यार प्यार में यू हैंगलिंग को गिफ्ट कर दी थी। वो गुस्से में मुट्ठी भींचता है कि इस बार ऐसा कोई चैरिटी का काम नहीं होगा। तभी अचानक आसमान में एक विशाल क्रेन पक्षी आता है और अनाउंसमेंट करता है कि यू हैंगलिंग ने मात्र 1 महीने 17 दिन में रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया मुकाम हासिल कर लिया है और इनाम के रूप में उन्हें सुप्रीम ग्रेड रिटर्न टू ओरिजिन पिल्स की पूरी बोतल दी जाती है। लुइस अपनी आंखें छोटी करके एक डरावनी स्माइल देता है। वो सोचता है, मानना पड़ेगा, होने वाली एम्प्रेस है तो स्पीड तो सुपरफास्ट होगी ही। मेरे पास सिस्टम होने के बाद भी मैं इससे सिर्फ 2 दिन आगे हूं। वो बिना 1 सेकंड गंवाए छोटी से नीचे कूद जाता है। सिस्टम पूछता है, होस्ट कहां जाने का इरादा है? लुइस बड़े आराम से कहता है, एक पुराने विलेन वॉइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट के मकबरे की तरफ अपनी वो गोली वापस छीनने जा रहा हूं जो सही मायने में मेरी जागीर है। हमारा सीन बदलता है। अब हमें लगभग 500 किलोमीटर दूर ट्रेड डाओ से एक घने जंगल के बीच में स्थित एक प्राचीन मकबरे टॉम का अंदरूनी हिस्सा दिखाया जाता है। भाई साहब, इस जगह की हवा इतनी भारी महसूस हो रही है और हर दिशा में ऐसा भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। उसी मकबरे की गहराइयों से गुजरते हुए हमारी हैंगलिंग मैडम पहले ही वहां पहुंच चुकी हैं। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, खुद को बहुत बड़ी जासूस समझकर मन ही मन सोचती है, मेरी पिछली जिंदगी की यादों के अनुसार लोग इस जगह को पूरे 1 महीने के बाद ही खोजने वाले हैं। इसका मतलब है कि अभी मैं यहां पूरी तरह से अकेली हूं और सारा माल मेरा है। पूरा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए हैंगलिंग एक गुफा में प्रवेश करती है। वह अपने सामने मौजूद दरवाजे को खोलती है और एक संकरे रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। चलते समय उसके दिमाग में केवल एक ही लड्डू फूट रहा है कि इस जगह के सबसे कीमती खजाने यहीं छिपे हुए हैं। वह सोचती है कि इन खजानों में 9 लाइव्स एंड डाइंग हेवनली स्क्रिप्चर का एक टुकड़ा है और इसके साथ ही एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल भी है। तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए जैसे कोई सेल लगी हो, वह आखिरकार उन खजानों के सामने पहुंच जाती है। सबसे पहले वह 9 लाइफ हेवनली स्क्रिप्चर को उठाती है और इतनी खुश होती है कि उसकी बत्तीसी चमकने लगती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, सीन ब्रदर, इस बार मैं तुमसे 1 कदम आगे हूं। बेटा, इतना खुश मत हो, आगे पोपट होने वाला है। लेकिन जैसे ही वह स्क्रिप्चर को खोलती है और अंदर देखती है, उसकी आंखें सदमे से फटी की फटी रह जाती हैं, मानो 440 वोल्ट का झटका लगा हो। अगले ही पल उसका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। वह पूरी तरह से अविश्वास में डूब जाती है कि ये क्या हो गया। हमें दिखाया जाता है कि उस स्क्रिप्चर के अंदर लुइस विस की लिखावट में बड़े ही प्यार और शांति से ये शब्द लिखे हैं, बिच तुम बहुत लेट हो चुकी हो। लो कर लो बात, पूरा सस्पेंस ही खराब कर दिया। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही वहां शांति से बनाए गए सुनहरे रेखा चित्र, गोल्डन स्केचेस भी हैं। ये सब देखकर हंग की आवाज थरथराने लगती है। बेचारी हकलाते हुए कहती है, यह अचानक भयंकर वाले गुस्से में वह किताब को जमीन पर पटक देती है और चीखती है, ल्यूइस तुम कमीने। अब भाई, जैसे ही किताब फर्श से टकराती है, पूरे मकबरे का अलार्म बज जाता है। दर्जनों पीले रंग की गोल्डन लेजर लाइटें एक्टिवेट हो जाती हैं और उसे चारों तरफ से ऐसे घेर लेती हैं जैसे पुलिस चोर को घेरती है। यह देखकर हैंगलिंग की सारी हेकड़ी निकल जाती है और वह पूरी तरह डर जाती है। ऊपर की ओर देखते हुए वह जोर से चिल्लाती है, लूस, मुझे यहां से बाहर निकलने दो। लेकिन भाई, वह चाहे कितना भी गला फाड़ ले, वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भूत भी नहीं है। मकबरा बिल्कुल शांत रहता है। इसके बाद हमारा सीन एक बार फिर बदलता है। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारी यू हैंगलिंग मैडम अत्यधिक गुस्से से लाल पीली होकर सीधे एमसी के घर की तरफ आ रही हैं। बिना रुके वह सिंघम स्टाइल में अंदर घुसती हैं और लात मारकर दरवाजा खोल देती हैं। जैसे ही वह प्रवेश करती हैं, वह चिल्लाती हैं, तुम अपना पिछवाड़ा लेकर यहां बाहर आओ। वाह, क्या एंट्री है। जैसा कि हम देख सकते हैं, उनका हुलिया पूरी तरह बिगड़ा हुआ है और शरीर कई घावों और चोटों से ढका हुआ है। हर जगह खरोंचें और निशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि चोटें कोई जानलेवा हैं, लेकिन यह साफ है कि इन 3 दिनों में मकबरे के अंदर
उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं, इसीलिए वह बिना सोचे समझे इतने गुस्से में यहाँ आई हैं। वैसे एक बात बताऊं, इस सीरीज में अधिकांश कैरेक्टर्स के नाम मुझे लगभग एक जैसे लगते हैं, इसलिए नाम को थोड़ा बदलना बेहतर लगता है। उनका असली नाम यू हैंगलिंग है, लेकिन अब से हम उन्हें एंग्री वुमन कहेंगे। और ईमानदारी से कहें तो उनके लिए इससे अधिक परफेक्ट नाम कोई और हो नहीं सकता था। तो यह एंग्री वुमन एमसी के घर में घुसने की पूरी कोशिश करती है और बिना सांस लिए उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन अचानक धड़ाम एक एनर्जी पाल्म अटैक आता है और सीधे उसके पेट पर बैठ जाता है। उसके मुंह से एक तेज चीख निकलती है और उसका शरीर हवा में रॉकेट की तरह उड़कर दूर जा गिरता है। जमीन पर घिसटते हुए वह सीधे एमसी के घर के आंगन में जा क्रैश होती है। दर्द से कराहते हुए वह अपने दांत पीसती है और आह ओह की आवाज निकालती है। फिर सामने से एक बहुत ही शांत लेकिन बर्फ जैसी ठंडी आवाज आती है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि किसी के घर में घुसने से पहले तुम्हें दरवाजा खटखटाना चाहिए? यह सुनकर एंग्री वुमन बुरी तरह चौंक जाती है। अपने मन में गालियों के गुब्बारे फोड़ते हुए वह सोचती है, लुइस तुम अब बहुत आगे बढ़ रहे हो। मैं तुम्हारे सामने झुकने के बजाय मरना पसंद करूंगी। लेकिन भाई ये सब वह सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ही सोच सकती थी। असलियत में वह गुस्से में केवल अपने दांत और बाल ही पीस सकती थी। सच्चाई यह थी कि इस समय उसे लुइस की सख्त जरूरत थी, और जब जरूरत होती है तो बड़े से बड़े ईगो को भी जेब में रखना पड़ता है। इसीलिए वह किसी तरह खुद पर काबू पाती है, खड़ी होती है और इस बार शरीफ बच्ची बनकर शालीनता से दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, सीइंग योर ब्रदर, कृपया क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? अंदर से बिना किसी भाव के एकदम टका सा जवाब आता है, यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर तो एंग्री वुमन का खून 100 डिग्री पर उबलने लगता है। वह पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगती है और चिल्लाती है, क्या तुमने उस मकबरे के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ली थी? लेकिन उसके सवाल का जवाब बातों से नहीं, लातों से मिलता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसी पल कई एनर्जी अटैक्स बाहर निकलते हैं और ताबड़तोड़ एक के बाद एक उस पर वार करते हैं। सीधे शॉट लगने के कारण उसका शरीर फिर से दूर फेंक दिया जाता है। हालांकि इस बार वह किसी तरह गिरते पड़ते अपना बैलेंस बना लेती है। एक गहरी सांस लेते हुए वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है और खुद को समझाती है, शांत रहो, गुस्सा मत करो, सब अंदर पचा जाओ। फिर अपने दांत कटकटाते हुए वह एक बार फिर पूछती है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुमने उस मकबरे से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ली थी? अंदर से एमसी की वही शांत और बेरहम आवाज आती है, नहीं, अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर एंग्री वुमन का बचा कुचा सब्र का बांध भी टूट जाता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है, उसके शरीर से एनर्जी का ब्लास्ट होता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वह सीधे लुइस पर सुसाइड अटैक करने के लिए दौड़ती है। वह चिल्लाती है, तुम्हारे पास माल चुराने की हिम्मत तो है, लेकिन इसे मानने की हिम्मत नहीं है। लुइस, अब मैं तुमसे आर पार की लड़ाई लड़ूंगी। लेकिन तभी एन मौके पर हमारी कहानी में ट्विस्ट आता है और एमसी के मास्टर उसके सामने प्रकट हो जाती है। वह अपना खतरनाक वाला ऑरा छोड़ती है और उसी सेकंड हंग की सारी उछल कूद बंद हो जाती है और वह अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है। मास्टर की आवाज में एक अलग ही गहराई और प्रेशर होता है जब वह कहती हैं, हंगलिंग शांत हो जाओ। ये सुनते ही हमारी हनलिंग का सारा गुस्सा ऐसे रफू चक्कर हो जाता है जैसे गधे के सिर से सींग। उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है और कांपती हुई भीगी बिल्ली जैसी आवाज में वह कहती है, मास्टर, और अगले ही सेकंड वह धड़ाम से अपने घुटनों के बल गिर जाती है और एक छोटे बच्चे की तरफ फूंक फूंक कर बुरी तरह रोने लगती है। वह रोते बिलखते हुए शिकायत करती है, मास्टर, उसने मुझे मारा, उह उह, और सिसकते हुए वह हर बात को ऐसे नमक मिर्च लगाकर बड़ा चढ़ाकर बताती है जैसे कि सब कुछ गलती पूरी तरह से सामने वाले की ही है बॉस। अब ये सारा तमाशा सुनने के बाद उनकी मास्टर धीरे से हमारे एमसी की तरफ मुड़ती है और एकदम कड़क टीचर वाली आवाज में पूछती हैं, लूसिस, आखिर तुमने अपनी छोटी जूनियर बहन पर हाथ क्यों उठाया? वैसे भाई यहाँ पर एक बात का साफ साफ खुलासा करना बहुत जरूरी है। पिछले एपिसोड में मैंने अपनी तरफ से जो कयास लगाए थे ना कि शायद ये मास्टर जी पिछले जन्म में हमारे एमसी की धर्मपत्नी रही होंगी, तो भाई उस बात पर अभी थोड़ा ब्रेक लगा लो, क्योंकि अब तक के इनके नखरे, रिएक्शन और बर्ताव को देखकर ऐसा दूर दूर तक नहीं लग रहा है। कहानी ने अभी तक ऐसा कोई ठप्पा नहीं लगाया है और मैडम के चेहरे के हाव भाव भी ऐसा कोई पति पत्नी वाला सिग्नल नहीं दे रहे हैं। हाँ, पर यह बात तो साफ महसूस होती है कि एक मास्टर होने के नाते उन्हें यह अच्छे से पता है कि भाई साहब एमसी की पहले 9 जिंदगियां रह चुकी हैं और अब ये आखिरी बची खुची लाइफ है। शायद इसीलिए वो समझ पा रही हैं कि एमसी अपने पिछले सारे जन्मों का खौफनाक गुस्सा समेटे सीधे पास्ट में लैंड कर चुका है। बाकी का सच क्या है वो तो जैसे जैसे कहानी आगे सरकेगी हमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल सस्पेंस छोड़ो और कहानी पर वापस आते हैं। तो जब उनकी मास्टर ने ये कड़क सवाल पूछा तो लुइस अपनी आंखें खोलता है और एकदम एटीट्यूड में गुस्से से जवाब देता है, वो बिना नॉक किए मेरे कमरे में ऐसे घुस आई जैसे उसके फूफा का घर हो। बात करने की रत्ती भर भी तमीज नहीं है इसे। लुइस का ये कड़क जवाब सुनकर उनकी मास्टर ज्यादा बहस नहीं करती, वो शांति से हैंगलिंग की तरफ बढ़ती है, उसे जमीन से उठने में मदद करती है और एकदम मखमली आवाज में कहती है, लेकिन फिर भी जो भी हो, आखिर वो तुम्हारी छोटी जूनियर बहन ही तो है ना, चलो अब इस बात पर मिट्टी डालो और यहीं खत्म करो। फिर हैंगलिंग की तरफ देखते हुए पूछती हैं, वैसे आज तुम इस लुइस के पास क्या लेने आई थी? ये सुनते ही वो गुस्से से लाल पीली औरत सीधे हमारे एमसी की तरफ उंगली तानती है
और चिल्लाकर कहती है, इसके पास परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल, परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल है, इसके किसी काम की है नहीं वो, इसीलिए मैं इसके बदले इसे कुछ देकर सौदा करना चाहती थी। उसकी ये बात सुनकर लुइस की मास्टर दोबारा एमसी की तरफ मुड़ती है और इस बार एकदम मक्खन लगाने वाले लहजे में कहती हैं, लुइस बेटा, तुम्हारी काबिलियत तो वैसे ही नेक्स्ट लेवल है, तुम्हें इस परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, तो क्यों ना इसे अपनी इस छोटी जूनियर बहन को दे दो, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बोलो, तुम्हारी ये मास्टर ला कर देगी। अब भाई सामने वाली इतना प्यार से समझा रही है पर हमारे लॉयस भाई के चेहरे का एक भी कोना नहीं हिलता। वो उसी पुरानी अकड़ में बैठे बैठे एकदम ठंडे और रूखे लहजे में जवाब देता है, सॉरी बॉस, लेकिन इस परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की जरूरत मुझे भी है। ये सुनते ही हैंगलिंग का मीटर फिर से घूम जाता है और वो चीखती है, क्या बकवास कर रहे हो लुइस, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस गोली के बिना मैं अपना ओरिजिन कोर कंडेंस नहीं कर पाऊंगी? अब उसके इस लगातार लाउडस्पीकर की तरह चिल्लाने की वजह से लुइस का ध्यान भटक जाता है। वो धीरे से नीचे उतरता है, अपना हाथ अपनी आस्तीन के अंदर डालता है और वही जादुई रिटर्न टू ओरिजिन पिल बाहर निकाल लेता है। फिर एक लंबी और गहरी सांस छोड़ता है। ये नजारा देखकर मास्टर जी का चेहरा एकदम खिल उठता है, जैसे उन्हें लॉटरी मिल गई हो। वो खुशी खुशी कहती हैं, वाह, ये हुई ना बात, मेरा कितना अच्छा और आज्ञाकारी बच्चा है। वो उसकी तारीफों के पुल बांधने ही वाली होती है कि अचानक वहां का मौसम, माहौल फिर से करवट ले लेता है। ठीक उसी पल हमारे डीट एमसी के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान आती है और सड़ाक से एक आवाज होती है। वो उस कीमती पिल को सीधे अपने मुंह में फेंकता है, अपनी मास्टर के सामने ही उसे कटर कटर चबाता है और गटक जाता है। ये देखकर तो मास्टर जी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कड़क कर कहती हैं, लुसिस, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी मास्टर तुमसे बहुत ज्यादा निराश है। इससे पहले कि वो आगे कुछ और ज्ञान दे पाती, वहां खड़ी वो गुस्से से अंधी औरत तो जैसे परमाणु बम की तरह फट जाती है। अपने दांत किटकिटाते हुए वो पीछे मुड़ती है और वहां से भागते भागते चीखती है, लूस, बस बेटा थोड़ा इंतजार कर, मैं अपना सीक्रेट कोर कंडेंस करूंगी और इस बेइज्जती का चुन चुन कर बदला लूंगी। दुश्मनी को इस कदर लाइव होते देख मास्टर का चेहरा और लटक जाता है। वो एक ठंडी सांस लेते हुए कहती हैं, मैं जानती हूं कि तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत गुस्सा भरा है, लेकिन क्या सच में इतना चरम एक्सट्रीम पर जाने की जरूरत थी?